राधे राधे फ्रेंड्स, मैं तेरा पापा हूँ, तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थक गए होगे, जाओ रेस्ट कर लो, ज्यादा सोचो मत, कहकर पापा ने उसे बाहर तक छोड़ा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। संग्राम अपने कमरे में आते ही कान पर लगे ब्लूटूथ को ऑन किया। शंभू भी पानी लेकर उसके पीछे ही आ गया। पापा की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। हेलो, वो संग्राम आ गया है इसलिए फोन रख दिया था। हाँ, वो मैं बता रहा था कि उस डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा पर मुझे कुछ याद नहीं। वो कह रहा था कि उसने संग्राम के बचपन के बारे में पूछा। मैं तो पता नहीं कैसे सो गया। जब उठा तो उस आग के बारे में पूछ रहे थे जिसमें संग्राम बच गया। दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई, क्या? फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया। उस दिन उस वक्त मैं बाहर था और जब मैं आया तो संग्राम हॉस्पिटल में बेहोश था। अच्छा किया। अब आगे भी ध्यान रखना। मैंने पहले ही कहा था कि स्मिता बहुत शातिर है, उनको उनसे दूर रहने को कहा था, पर तुम्हें समझ आए तब ना। अब अपना बेटा मरवा बैठी है, कहीं हमारे हर्ष को भी कुछ ना कर दे। हर्ष को उनसे दूर ही रखना। संग्राम को जलाकर मारने का सारा प्लान उसका था और फंसते फंसते मैं बची। वो तो भला हो उस नौकर का जिसने कुछ पैसे लेकर बदले में सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। अगर मैं वहां से उत्तराखंड ना भागकर आई होती तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं फंसा देना था। वो खुद तो अब तक वहीं रही, ऊपर से तुमने अपने भाई को भी इसमें शामिल कर लिया। उसने, मैंने शामिल नहीं किया उसे, फिर स्मिता ने ही बुला लिया था। वो बोले हमने इसे इतना इतना सब किया पर ये संग्राम फिर भी बच गया। अगर ये उस वक्त मर गया होता तो हम सब अब तक आराम से रह रहे होते। रेखा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने स्मिता और रामशरण को यूं ही नहीं बुलाया। अब की बार पूरे प्लान के साथ चलेंगे। स्मिता इसे जहर खिला देगी, ये मर जाएगा और जेल स्मिता को होगी। हम चैन की सांस लेंगे। पापा बोले, कह तो रहे हो तुम, इस बार ध्यान से। स्मिता भी कब से तुम्हें फंसाने के चक्कर में है। तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो आया था कि सब समेट कर आ जाऊंगा, लेकिन संग्राम है तो सूरज मेहता का ही बेटा, दिमाग बहुत तेज है। काश कि हमने हर्ष का इससे आधा भी होता तो। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, कहकर फोन बंद कर दिया। संग्राम ने शंभू की तरफ देखा और बोला, ला पानी पिला। मेरा तो सिर ही घूम गया इन लोगों की साजिशें सुन सुनकर। मुझे इन बातों में से एक बात समझ नहीं आ रही। ये जो औरत है तेरे बाप की दूसरी पत्नी, और उसने ही तुझे जलाने की कोशिश की। मतलब तेरे इस सो कोल्ड पापा की जड़ें उत्तराखंड में हैं। शंभू ने उसे पानी देते हुए बोला, सब ठीक है लेकिन इन सांपों को बिल से बाहर कैसे निकाले? संग्राम बोला, इसके लिए तो तगड़ा प्लान सोचना पड़ेगा। इन लोगों की बातों से दो बातें और समझ आई कि एक तो वो औरत और तेरे पापा की जान हर्ष में है, और दूसरा ये रेखा ना, वो बुआ को पसंद नहीं करती। अब एक काम तो हम बुआ को पकड़कर पूछताछ कर सकते हैं, दूसरे हम हर्ष को पकड़कर उन दोनों से पूछताछ कर सकते हैं। सिड ने सलाह दी, ये बुआ बहुत शातिर है, वो हमें कुछ नहीं बताएगी। दूसरा वाला पॉइंट ठीक लग रहा है, हर्ष को उठा लेना, पर ये करना मेरे जाने के बाद। संग्राम बोला, मीना का घर। दोनों कॉलेज आ गई। सहस को बहुत खुशी हुई। अब मीना सहस के साथ बैठती थी, सो छवि अलग ही बैठ गई। किसी सर मैडम ने उससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि संग्राम ने पहले ही कह दिया था छुट्टी के बाद वो मीना के साथ ही घर वापस जाएगी। जब वो फ्री होकर कमरे में बैठी तब छवि ने पूछा, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों में प्यार कब हुआ और कैसे हुआ? ये भी अजीब ही कहानी है। वो तुझे पसंद करता था, ये तुझे भी पता है और तू भी जानती थी, पर मैं शुरू से ही उसे चाहती थी। तेरे जाने के बाद मैं उसके साथ बैठने लगी। एक दिन मैंने छुट्टी मारी और अगले ही दिन आई तो वो बोला, आगे से छुट्टी मत करना, आज मेरा दिल नहीं लगा। यही तुम छवि से कहते थे, मैंने कह दिया। तो वो बोला, मीना तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, सच ये है कि पहले बेशक मैं छवि को पसंद करता था, पर फिर जब उसने बताया कि वो शादीशुदा है, मैंने उस दिन से उसका ख्याल दिल से निकाल दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ, बस। फिर क्या, तब से हम दोनों इकट्ठे हैं। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम दोनों की जोड़ी खूब जचती है। तुझे पता है, मेरे लिए तो दुगनी खुशी है कि बेस्ट फ्रेंड एक हो गए। छवि बोली, सच कहूँ छवि, उस दिन जब मैंने सहस के फोन पर तुम्हारी आवाज सुनी तो एक पल के लिए तो जाने क्या ख्याल आ गए कि तू इसके घर में क्यों है, कैसे है, क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। तुझे पता ही है कि दिल कभी अच्छा सोचता है, कभी बुरा, हमेशा गलत सोचता है। पर तुमसे बात करके सब क्लियर हो गया। फिर मन को समझाया कि नहीं,
जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है। मीना बोली, तुम निश्चिंत रहो, मेरे मन में सहस ना पहले था ना अब है। उसने शुरू से ही अपना दोस्त माना, जैसे तुम वैसे वो मेरा दोस्त है, लेकिन अब जब से वो मनाली गया वो मेरा भाई बन गया है। उसकी मम्मी मुझे माँ की तरह प्यार करती, अपनी बेटी की तरह मानती, इसलिए अब ये मेरा भाई ही है और इस हिसाब से तुम मेरी भाभी हुई। भाभी जी, छवि ने उसे छेड़ते हुए कहा। मीना ने उसके तकिया मारा, बदले में छवि ने भी उसके तकिया मारा और भाभी कह के छेड़ी जा रही थी। संग्राम का घर। संग्राम सारा दिन कंपनी का काम देखता रहता। वो घर पर खाना खाने को अवॉइड करता रहता। वो कॉलेज की छुट्टी होने पर कॉलेज के गेट पर आ जाता। छवि रोज जब सहस और मीना के साथ आ रही होती तो जानबूझकर उन दोनों से थोड़ा अलग हो जाती ताकि वो दोनों अपनी बात कर सके। उस दिन भी वो आगे चल रही थी। उसने कारों की भीड़ में एक कार में संग्राम को देखा। उसका मन विचलित हो गया। वो दौड़ी हुई उस कार तक आई, पर संग्राम कार से पहले ही निकलकर पास में छुप गया था। सहस और मीना भी उसके पीछे भागते हुए आए। सहस ने पूछा, क्या हुआ? मुझे अभी अभी ऐसा लगा मैंने यहाँ संग्राम को देखा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? संग्राम यहाँ नहीं है, चल यूं ही पागल मत बन, कहकर वो उसे अपने साथ ले गए। वो लोग जब कार में बैठ गए तब संग्राम एक कार के पीछे से निकला और अपनी कार में आकर बैठ गया। अगले ही दिन संग्राम ने वापस मनाली जाना था, सो उसने सहस को फोन किया। हेलो सहस, मैं वापस मनाली जा रहा हूँ, मम्मी से कुछ कहना है। हाँ, उनके लिए एक बैग लिया था तो वो दे देना। आप आओगे मिलने? कहाँ आऊँ? हमारे कॉलेज ही आ जाना, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगा। आपको अपनी मीना से भी तो मिलना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारी मीना को उस दिन देख तो लिया था पर कोई बात नहीं हो पाई थी, चलो इसी बहाने बात भी हो जाएगी। तुम्हारी लोकेशन आ गई, मैं आता हूँ, कहकर उसने फोन बंद किया और कॉलेज की तरफ पहुंच गया। उसने सहस को फोन किया। सहस मीना और छवि को लेकर वहां आ गया। सहस उसे गले लगाकर मिला। छवि और मीना ने उसे नमस्ते करा। शरद ने छवि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, आप ठीक से खा पी नहीं रही या पढ़ाई की टेंशन है या कोई और बात है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आपको वैसे ही लगा देर बाद मिले ना, शायद इसलिए। पढ़ाई की टेंशन मैं कम ही लेती हूँ, छवि हंसती हुई बोली। उसे जाने क्यों लगा जैसे ये सब संग्राम ही बोला हो। वो भी इसकी ऐसे ही चिंता करता था, पर दूसरे ही पल उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाला। सहस उसे अपना कॉलेज दिखाना चाहता था, पर संग्राम ने कहा, मैंने कॉलेज देखकर क्या करना है, मैंने कौन सा यहाँ दोबारा आना है, कहीं बैठकर बातें करते हैं। ठीक है चलो, कहकर सहस उसे लाइब्रेरी वाले लॉन में ले गया। उस तरफ शांति थी। वो लोग बैठे बातें करते रहे। फिर बोला, अच्छा तुम मुझे वो बैग दे दो, मेरी फ्लाइट का वक्त हो चला है, कहकर उसने अपनी कोट की जेब से 3 गिफ्ट निकाले और तीनों को दे दिए और बोला, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, अच्छे अच्छे पेपर करना। सहस ने उस बैग वाला लिफाफा दे दिया। वो लोग उसे कार तक छोड़ने आए, फिर उस जाते हुए देखते रहे। संग्राम उसी शाम को फ्लाइट में बैठ गया, जबकि उसने अपने पापा को कहा था कि वो सुबह की फ्लाइट से गोवा घूमने जा रहा है दोस्तों के साथ। उसके पापा ने यकीन मान लिया। वो मनाली आ गया। उसने आंटी से मिलकर सहस का बैग उन्हें दिया। फिर 2 दिन बाद उसने सिड से कहा, मिशन हर्ष शुरू करो। सिड तो कब से तैयार था। उसने अपने आदमियों को फोन किया। उसके फोन करते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही हर्ष पर निगाहें रखे हुए थे। उन्होंने बिना जोड़ लगाए नशे में धुत हर्ष को उठा लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। सिड भेस बदलकर हर्ष से मिलने चल दिया। हर्ष को अब पूरा होश आ गया था। हर्ष के हाथ पैर बंधे हुए थे। हर्ष कुर्सी पर बंधा था। उसके मुंह पर टेप लगाई हुई थी। वो अपने आसपास देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और उससे क्या चाहते हैं। एक आदमी ने सिड के कहने पर संग्राम के पापा को फोन करा। हेलो सर, फोटो ध्यान से देखकर बताना कि तेरा ही बेटा है ना। हमने इसे किडनैप कर लिया है। बचाना है तो मेरे फोन का वेट करना। उसे बताने के बाद सिड ने संग्राम को फोन करा। हेलो संग्राम, काम हो गया है, उन्हें बता दिया है। उन्हें दोबारा फोन करना है क्या? बताओ। पापा से कहना कि रेखा को लेकर आना। दोनों की मर्जी से ही सब काम होते हैं ना, इसलिए अब दोनों का होना जरूरी है। जितना भी उगलवा सको उगलवा लेना। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो मेरा नाम भी ले देना। संग्राम गुस्से से बोला। ओके, तुम्हारे नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी सारी हिस्ट्री निकलवा लूंगा उनसे। बहुत परेशान किया है इन सब ने मेरे दोस्त को। अब नहीं,
कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसने हर्ष को खूब डराया, बहुत ज्यादा डराया। वो चिल्लाता रहा, वो रिकॉर्डिंग करता रहा। बाद में उसने रिकॉर्डिंग सुनी, ऐसा लग रहा था मानो हर्ष को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जबकि सच तो यह था उसे अंधेरे से डर लगता था। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध कर एक खाली कमरे में रख दिया था। उसकी जान निकल रही थी क्योंकि वो रिकॉर्डिंग संग्राम के पापा के फोन पर भेज दी। उसे सुनते ही उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। तभी एक मैसेज आया। उन्होंने झट से खोला। पूछोगे नहीं हम कौन हैं? उसके पापा सोच ही रहे थे कि उनका फोन बजने लगा। उन्होंने झट से उठाया। कौन हो तुम? मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं उस बूढ़े नौकर का बेटा हूँ जिसे तुमने अपने बेटे के कमरे में आग लगाने के लिए बदले में जेल में सड़ने को भेज दिया था और खुद बाहर ऐश कर रहे हो। सिड ने अपनी आवाज और लहजा बिल्कुल बदल दिया था। लेकिन तुम्हारे बाप को हमने इसके पैसे दिए थे। पापा बोले, अच्छा तो ठीक है, यह बात है तो अब आप पैसे रखिए और अपने बेटे को जन्नत दिखा देता हूँ मैं आपके बेटे को, जैसा आपने मेरे बचपन में मेरे बाप के प्यार के बिना गुजारा है, आप अपना बुढ़ापा अपने बेटे के प्यार के बिना गुजारना। कहकर उसने ऐसा दिखाया कि वो फोन बंद करने लगा। रुको रुको रुको, फोन बंद मत करो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जितना पैसा कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। तुम मेरे बेटे को कुछ मत करना। पापा मिन्नतों पर उतर आए थे। अब कुछ अकल की बात की है तुमने, ठीक है तो कान खोलकर सुन लो। मुझे पापा ने सब बता दिया था कि उस वक्त क्या हुआ था, कैसे आपने मेरी पहली पत्नी को भगाया और कैसे बेटे के कमरे में आग लगाई। सारे सबूत उनके पास हैं। अब बात आती है, मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी रेखा रानी के साथ मेरे पास आएं और जितनी कीमत तुम अपने बेटे की दे सकते हो वो लेकर आना। बात तब करेंगे, लेकिन आना कहाँ है? पहले तुम सब इकट्ठा कर लो, मैं 1 घंटे में तुम्हें कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, वो 1 घंटे में उत्तराखंड से यहाँ नहीं आ सकती, कम से कम 5 घंटे लगते हैं। तुम मुझे इतना टाइम तो दो। पापा बोले, चलो दिया, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जितनी जल्दी करोगे उतना ही तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा है। कहकर सिड ने फोन बंद कर दिया। वो अपने आपको गाना गाने से नहीं रोक पाया। उसने उसी वक्त संग्राम को फोन किया। हेलो यार, सब सेट हो गया, बस एक पंगा है। वो कह रहा था कि उसे आने में कम से कम 5 घंटे लगेंगे। लगने दे, हमें भी जल्दी ही नहीं है। यहाँ इतने साल निकाले हैं तो वहाँ चंद घंटे ही सही। संग्राम बोला। सिड को बातों में ध्यान नहीं रहा कि वो अभी भी हर्ष के कमरे में ही है। वो आराम से संग्राम से बात करता रहा। वो बोला, ये तो है ही। वैसे संग्राम, मैंने एक बात सोची है। मैं तो विलेन का काम बहुत अच्छा करता हूँ। तुझे पता है वो तेरी आवाज से कितना डर गए, मिन्नतें मांगने लगे। थोड़ा टाइम दे दो, उसे कुछ मत कहना, ठीक है? अब तू यही काम शुरू कर दे, लोगों को डराने का। हंसते हुए संग्राम ने फोन बंद कर दिया। सिड अभी हंस ही रहा था कि हर्ष बोला, आप ये काम संग्राम भैया के कहने पर कर रहे हो? मेरे भैया कैसे हैं? मुझे मिला दो उनसे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पहले तो सिड घबरा गया, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि संग्राम ने कहा था कि मेरा नाम ले लेना। सो वो बोला, क्यों? अब क्या उसे और कोई नया दुख देना है? मैं नहीं, भैया को कोई दुख नहीं देने दूंगा। भैया के कारण ही तो मैं इन्हें तंग कर रहा हूँ। मैंने कोई नशा नहीं किया, मैं सब एक्टिंग कर रहा था। अच्छा, तो वो बार में नशे में धुत होकर लड़कियों के साथ नाचना गाना, वो सब तेरा नाटक था क्या? सिड ने पूछा। हाँ, वो सब नाटक था, अपने पापा को तंग करने का। वो जितना गुस्से में होते हैं उतना ज्यादा तंग करता हूँ। मुझे उनके कामों का कुछ पता नहीं। मैं बुआ और पापा की बात सुनी थी कि उसने कैसे भाभी के बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार डाला। तब से मुझे इससे नफरत हो गई। मैंने उस वक्त से तय किया कि मैं इनकी हरकतों पर नजर रखूंगा और भैया भाभी की मदद करूंगा। लेकिन इनसे पहले ही इतना सब कुछ हो गया। भाभी घर छोड़कर चली गई, पृथ्वी भैया ने कंपनी खाली कर दी, पर कर्मा ने उसकी जान ले ली। फिर संग्राम भैया ही कहीं चले गए। उस दिन मैंने भैया को बहुत ढूंढा पर भैया नहीं मिले। फिर पापा आ गए, मुझे कंपनी में बिठा दिया ताकि वो भैया से कंपनी हड़प सके। पर मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं नशे का नाटक किया। सिड ने तालियां मारते हुए कहा, फिर तो तुमने किडनैप भी खुद को इसीलिए करवाया होगा। तुम्हें पहले से पता था कि संग्राम तुम्हें किडनैप करवाएगा? नहीं, ये मुझे नहीं पता था, पर हाँ, मैंने नशे में ना होते हुए भी खुद को किडनैप होने दिया क्योंकि मैं पापा को तंग करना चाहता था। मैं उन्हें तड़फड़ाता हुआ देखना चाहता था। उन्होंने जैसे बड़ी मम्मी और संग्राम भैया को दर्द दिया,
उन्हें भी वही दर्द देना चाहता था। हर्ष गुस्से से बोल रहा था। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? सिड ने पूछा। कैसे यकीन करोगे? हर्ष ने पूछा। लेकिन सिड वहां से निकल आया था। हर्ष की आंखों पर पट्टी थी, इसलिए वो देख नहीं सकता था, इसलिए उसे पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे मेरे भाई से मिला दो, संग्राम भैया को बुला दो, मैं सच कह रहा हूँ, बुला दो। सिड दरवाजा बंद करके बाहर आ गया और उसी वक्त संग्राम को फोन करा। संग्राम अभी उससे बात करके वॉशरूम में गया था। फोन की आवाज सुनकर उसने सोचा कि छवि का फोन होगा। ये सोचते ही उसने जल्दी से कमर पर टॉवल लपेटा और बाहर आकर फोन उठा लिया। उसने नंबर भी नहीं देखा। हेलो छवि, कैसी हो? पेपर कैसा हुआ? छवि के सिवा किसी और का भी ध्यान आता है तुझे? सिड ने थोड़ा गुस्से से कहा। तू अभी तो बात हुई थी तेरे साथ, अब क्या हुआ? संग्राम को भी गुस्सा आ गया। यार बात बहुत सीरियस है। संग्राम हर्ष ने पासा ही पलट दिया। हर्ष कहता है कि वो अपने मम्मी पापा की जगह तुझे और तेरी मम्मी को प्यार करता है और तुझे दिए दर्द का बदला लेने के लिए वो नशे लेने का नाटक कर रहा है। वो तुझसे मिलना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उस पर विश्वास करूं कि नहीं। सिड बोला। ये हो सकता है क्योंकि हर्ष बचपन से ही मेरी हर बात मानता था और बहुत ही अच्छा बच्चा था। बड़ा होकर भी वो हमेशा मेरी और छवि की ही साइड लेता था। लेकिन जब से मैं वहां से निकला हूँ तब से ये सुना है कि वो ऐसा हो गया है। शायद वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच हो। संग्राम कुछ याद करते हुए बोला। हाँ, वो कह रहा था कि जब से बुआ ने तुम्हारा बच्चा मारा है तब से वो उन लोगों से नफरत करने लगा है और तुम दोनों के जाने के बाद से ही नशे का नाटक करना शुरू कर दिया था। अब ये सच है या नहीं कुछ पता नहीं, पर हम अब उसे अपने प्लान नहीं बता सकते। सिड ने कहा। ऐसा करते हैं, तुम उससे मेरी बात करवा दो, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। सिड उसी वक्त फोन लेकर हर्ष के पास आया। हर्ष ने, ये लो, संग्राम से बात कर लो। उसने स्पीकर ऑन करके फोन हर्ष के सामने रख दिया। संग्राम बोला। हर्ष, मुझे सिड ने सब कुछ बताया। क्या जो वो कह रहा है तुम नाटक कर रहे थे? क्या तुम सच कह रहे हो? भैया भैया, आप ठीक हो ना? मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है। मैं किसी पापा को नहीं जानता, बस मैं आपको जानता हूँ। जब से होश संभाला है बस आप ही थे मेरे साथ। पापा या मम्मी कभी नहीं थे। आपने खेलना सिखाया, आपने पढ़ना सिखाया। फिर आप जब जल गए थे तो उस साल भी मैं फेल हो गया था क्योंकि आप मेरे पास नहीं थे। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। हाँ, जब आप हॉस्पिटल वापस आए तो आप बदल गए थे, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे। तब मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी हालत का एहसास हुआ तो मुझे अपने आपसे और भी लगाव हो गया। फिर आप परीसी भाभी ले आए। मुझे लगा मेरी बड़ी माँ वापस आ गई। कहकर वो जोर जोर से रोने लगा। हर्ष, रो मत, चुप हो जा। अच्छा, तुम्हें क्या पता है ये आग किसने लगाई थी? उसने प्यार से पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने मम्मी पापा की बातें सुनी थी। वो कह रहे थे कि काम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी ना चले और संग्राम भी खत्म हो जाए। उस वक्त मैं छोटा था, इसलिए मुझे ज्यादा पता नहीं चला। अच्छा, क्या अब तुम हमारी हेल्प करोगे? हमने तुम्हारी मम्मी पापा को बुलाया है। तुम ये बात निकलवा सकते हो कि ये सब किसने किया? संग्राम ने उसे प्यार से पूछा। हाँ भैया, बस आप मेरा हाथ न छोड़ना, मुझे अपने साथ रखना, मैं सब करूंगा। मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना। हर्ष रोते हुए बोला। तू फिक्र ना कर, तू मेरा लाडला भाई है, तू मेरा लाडला ही रहेगा। ठीक है, तू आराम कर, सिड से मेरी बात करवा। सुनो, उसने धीरे से सिड को अपना प्लान समझाया। फिर संग्राम ने फोन बंद कर दिया और बैठकर सोचने लगा कि हर्ष सच कह रहा है या झूठ। क्या पता, जैसे पृथ्वी भैया के साथ बिताए अच्छे दिन याद आते हैं, ऐसे ही उसे भी मेरे साथ बिताए अच्छे दिन याद आते होंगे। ये इंसान भी अजीब होता है। एक तरफ ये पापा और बुआ हैं जिन्हें पैसे के सिवा कुछ और नहीं दिखता, और दूसरी तरफ ये हर्ष, मैं जा रहा हूँ, जो थोड़े से प्यार की भी कद्र करते हैं। संग्राम काफी देर बैठा सोचता रहा। फिर जब ठंडी हवा का झोंका उसे नंगे बदन से टकराया तो उसे याद आया कि उसने कपड़े नहीं पहने, सिर्फ तौलिया लपेट रखा है। वो उठकर अपने कपड़े बदलने चला गया। छवि और मीना बैठे पढ़ाई कर रहे थे। अगले दिन पेपर था। मीना की मम्मी उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती थी। उन दोनों के पहले पेपर तो ठीक हो गए, अब 3 पेपर रह गए थे। छवि के कारण मीना के पेपर भी अच्छे हो रहे थे, इसलिए मीना के पापा भी कुछ नहीं कह रहे थे। मीना सहस के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। जब मम्मी आती तो वो फोन को उल्टा रख देती ताकि उसकी मम्मी सहस को ना देख ले।
फिर भी उसकी मम्मी जूस देने आई तो उन्होंने सहस को देख लिया। वो बोली, ये तो सहस है। सहस कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी जी। वो घबरा गया, फिर बोला, वो छवि कह रही थी कि कुछ सवाल उसे समझ नहीं आ रहे, वही डिस्कस कर रहे थे। ओह हाँ बेटा, छवि बहुत ही अच्छी बच्ची है, बिल्कुल मीना के जैसी ही है। बेटा तुम भी कभी आ जाना। अच्छा चलो तुम लोग पढ़ लो, कहकर मम्मी चली गई। तब जाकर तीनों की जान में जान आई। तीनों ने एक सांस छोड़ी और वो कहते हैं ना चैन की सांस ली। अब ये आशिकी छोड़ो और पढ़ाई कर लो, मुझे भी फंसा दिया था। छवि ने दोनों को प्यार से डांटा। फिर वो लोग पढ़ने लगे। सिड ने संग्राम की बात मानकर पिछले फोन के 7 घंटे बाद फोन किया। वो हर्ष के सामने ही था और उसने हर्ष को पहले ही समझा दिया था। फोन उठते ही उसके पापा बोले, रेखा आ गई है, पैसे भी इकट्ठे कर लिए हैं, बताओ कहाँ आना है, एड्रेस नोट कर लो, साइन कम्युनिटी बिल्डिंग नंबर 7 आ जाओ, बाकी हम सब देख लेंगे। सिड ने एड्रेस बताया तो पीछे हर्ष चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे। उनकी चीख पुकार उसके पापा और भी तकलीफ हुई चीख पुकार सुन के। वो बोले, आ रहे हैं, इसे कुछ मत करना। रेखा भी रो रही थी। सिड घड़ी में टाइम देखकर बोला, उन्हें यहाँ आने में 20 मिनट लग जाना चाहिए। उसने हर्ष से कहा, आप चिंता ना करना, उनसे हर बात मैं निकलवाऊंगा, जैसा भैया कहते हैं मैं करूंगा। हर्ष बोला। पूरे 25 मिनट बाद सिड का फोन बजने लगा। उसने उठाया तो संग्राम के पापा बोले, हाँ जी हम नीचे आ गए हैं। सिड ने खिड़की से नीचे झांका तो सच में वो आ गए थे। उसने आसपास का जायजा लिया कि कहीं कोई पुलिस वगैरह तो नहीं। जब पूरा भरोसा हो गया तो वो बोला, बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। फिर फोन बंद करके अपने आदमियों से बोला, नीचे जाओ, जैसा कहा जाए वैसा ही करना। फिर 4 लोग नीचे चले गए। उन्होंने संग्राम के पापा और उसकी सौतेली माँ की आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उन्हें लिफ्ट में ले गए। उन्होंने लिफ्ट की सारे फ्लोर के नंबर दबा दिए ताकि इन्हें पता न चले कि ये बिल्डिंग इनके दोस्त के अंडर थी और कभी खाली थी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं थी। कुछ देर लिफ्ट में ऊपर नीचे करने के बाद वो लोग उसे सिड के पास ले आए। उन्हें सोफे पर बिठा दिया। उनके एक तरफ सिड बैठा था। तभी संग्राम भी वहां पर आ गया। सिड उठकर उससे मिलने आ ही रहा था तो संग्राम ने मुंह पर उंगली रखी, उसे चुप रहने का इशारा किया। सिड टिककर बैठ गया। सिड ने उनसे पूछा, हर्ष को हम एक शर्त पर आपके हवाले करेंगे। आपको संग्राम के कमरे में लगी आग की असलियत बतानी होगी। मुझे कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरे पापा निर्दोष थे। हर्ष बगल वाले कमरे में था। वहां पर स्पीकर पर उनकी बातें सुन रहा था। उसका दिल अब इनके लिए भी दुखी हो रहा था कि ये दोनों किसके लिए यहाँ पर आए हैं। बेशक उन्होंने बुरे काम किए हैं, कभी दुख नहीं होने दिया इसे। वो सोच ही रहा था कि उसे शारदा मम्मी की याद आ गई। उसे याद आया कि जब वो उससे छोटे के बराबर ही प्यार करती थी, दोनों को हर चीज बराबर देती थी, और पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया। पता नहीं वो याद भी है कि नहीं। फिर पापा खुद मतलब के लिए संग्राम भैया को ज्यादा प्यार करते थे, मुझे डांटते रहते थे। वो संग्राम भैया ही थे जो इसे प्यार देते थे और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। इन्हें भी इन लोगों ने इतने ही दुख दिए हैं। उन्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। हम बता देंगे, तुम हर्ष को छोड़ दो प्लीज, पापा बोले। ठीक है छोड़ दूंगा, पर तुम सारी कहानी सुनाओ, सिड भारी आवाज में बोला। ये उस समय की बात है जब संग्राम 18 का हो गया था। अब तक इसकी प्रॉपर्टी और कंपनी मैं संभाल रहा था, लेकिन 18 के होते ही सब इसके पास चला जाना था। तो मैंने इसे 18 साल के होते ही मैंने तय किया था कि अगर अब ये मर जाता तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ये आग लगाने की सलाह स्मिता की थी। वो चाहती थी कि संग्राम के साथ उसके सबूत, उसकी फोटोज भी जल जाएं। उसने और रेखा ने मिलकर ये आग लगाई थी और फिर तुम्हारे पापा को उसी ने पैसे देकर इल्जाम अपने सर पर लेने को कहा था। संग्राम की आंखों से पानी बह रहा था। उसने सिड को इशारा किया कि इन्हें यहाँ से ले जाओ। सिड को भी उसके कमरे में ले आए और संग्राम बोला, हर्ष तुम बताओ कि इनके साथ क्या किया जाए। भैया इन्हें जेल भेज दो, ये लोग कभी सुधर नहीं सकते, जेल में रहकर शायद सुधर जाएं। हर्ष संग्राम की आवाज पहचान कर बोला। उसके पापा उसकी आवाज सुनते ही वो उसकी तरफ दौड़े, पर हर्ष की बात सुनकर वो रुक गए और बोले, हर्ष हमने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अब तुम ही हमें जेल भेजना चाहते हो। पर हर्ष कुछ नहीं बोला। सिड ने पुलिस बुला ली थी और उनकी रिकॉर्डिंग के साथ उन्हें अरेस्ट करा दिया। उन्होंने पुलिस के आने से पहले ही इनकी आंखें खोल दी थी। संग्राम ने उन पर उसे जेल
पर मारने का इल्जाम लगाया। वो जो पैसा लाए थे वो सारा पैसा संग्राम ने हर्ष को दे दिया ताकि वो बाकी की जिंदगी आराम से काट सके, और उसे समझाया कि पहले वो अपनी पढ़ाई खत्म करे, जब भी मिलने को दिल करे मिलने आ जाए। फिर वो सिड के साथ वहां से आ गया। उसका दिल बहुत उदास था। वो छवि से मिलना चाहता था, उसे देखना चाहता था। सो वो सिड को भेजकर खुद छवि के कॉलेज आ गया संग्राम के रूप में। वो प्रिंसिपल से मिलने का बहाना करके उसकी क्लास के आगे से गुजरा तो छवि ने उसे देख लिया। पेपर खत्म हो गया था, वो लोग फ्री बैठकर बातें कर रहे थे। तब छवि उठकर उसके पीछे भाग ली। संग्राम जी, वो उसके पीछे भागते हुए उसे आवाज लगा रही थी। संग्राम कब से ये आवाज सुनना चाहता था, अब जब सुनी थी तो वो रुक गया। वो उसके पास आते जाते देख रहा था। तभी छवि उसके ठीक सामने खड़ी उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, कैसे हैं आप? संग्राम उसे ऐसे देखा मानो आज पहली बार देख रहा हो। वो उसे ध्यान से देखता रहा। मैंने पूछा कैसे हैं? छवि ने दोबारा पूछा तो संग्राम ने रिएक्ट किया और ऐसे दिखाया कि जैसे उसे पता ही नहीं छवि कॉलेज आ गई है। छवि, तुम यहाँ कैसे? आपने ही तो कहा था कि मुझे एग्जाम देने चाहिए, बस इसीलिए आ गई। एग्जाम भी दे दिए और एक ही पेपर और रह गया है। छवि बोली, चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई। संग्राम बोला, पर समय से खा पी लिया करो और अपनी सेहत का ध्यान रखा करो और खुश रहा करो। वो कुछ कहती इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू बह गए। भाग 11 टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। अगर हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें, कमेंट्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट हम फिर अपलोड करेंगे। हर हर महादेव।